हेलो बच्चों, कैसे हो सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। सो वेलकम टू कॉमर्स कैंपस अकाउंटेंसी 0 to 0 फाउंडेशन सीरीज। और मैं हूँ माही और यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही रूल देखने को मिलेगा, दैट इज नो रट्टा, ओनली समझ। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिल्ड कॉन्सेप्ट, नॉट कंफ्यूजन। कॉमर्स कैंपस की वीडियो में हम आपका सेकंड चैप्टर दैट इज बेसिक अकाउंटिंग टर्म शुरू करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर आपको क्या सीखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको कुछ ऐसे टर्म्स पढ़ाई जाएंगी जो कि आप इन फ्यूचर अपनी बुक्स में देखोगे। अकाउंटेंसी की बुक में इकोनॉमिक और बिजनेस स्टडीज में भी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो और ये जो टर्म्स है ना, ये आपको आगे बहुत काम आएंगी और आपके आगे क्वेश्चंस में आएंगी। ये अगर कल को आप कुछ टर्म्स को देख के कंफ्यूज हो गए कि हैं ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, बट एक्चुअल में आपने वो टर्म्स पढ़ी हुई हैं, बस आपको उनका मतलब नहीं पता। तो सेकंड चैप्टर आपका बेसिकली इन्हीं चीज़ों के लिए कि आपको उन सब टर्म्स से फैमिलराइज करा जाए, ठीक है। और उसके लिए मैं हूँ और मैं आपको अच्छे तरीके से आपको इन वर्ड्स को डिफाइन कर दूंगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। विद एग्जाम्पल समझाऊंगी। कुछ में कुछ छोटी मोटी टर्म्स है जो कि आपको सुनते ही समझ आ जाएगी। और बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, तो मैं आपको आज की वीडियो में 10 या 15 टर्म्स आपको करवाऊंगी, ठीक है। फिर अगली वीडियो में ये कम से कम 3-4 पार्ट्स में खत्म हो जाएगी, तो जुड़े रहिए। तो जो पहली टर्म है आपकी एंटिटी। क्या है? एंटिटी। एंटिटी का मतलब होता है एक पर्सन, बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन जो कि एग्जिस्ट करती है इंडिपेंडेंटली, यानी कि एक पर्सन की या एक बिजनेस की और ऑर्गेनाइजेशन की एक अपनी ही खुद की पहचान होना, दैट इज एंटिटी, जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको ना एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। रिया है, ठीक है। इसने एक इसका ना क्या है, इसने एक स्टेशनरी शॉप खोली है रिया ने। आपके अकाउंट में इसके पास 2 लाख रुपए हैं। कितने रुपए हैं? 2 लाख रुपए हैं, है ना। और अकाउंटिंग में जो ये शॉप है, ठीक है, ये सिर्फ जो भी शॉप का खर्चा होगा ना, वो अलग रिकॉर्ड होगा। इसका जो खर्चा होगा वो अलग रिकॉर्ड होगा, यानी कि इसको इसके बिजनेस से अलग समझा जाएगा। समझ में आया? तो ये जो बिजनेस है ना, जो इसका स्टेशनरी बिजनेस है, ये एक उसकी एंटिटी है। क्या है ये एक एंटिटी है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रही है। क्या कर रही है? इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रही है। इसको एक ह्यूमन की तरह ट्रीट करा जा रहा है, ठीक है। और ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म करी। ऑब्वियसली बात है भाई, गुड्स इसमें आ रहा है, परचेज इसके नाम से हो रहे हैं, उधार इसके नाम से जा रहा है, उधार इसके नाम से लिया जा रहा है, ये सब किसके नाम से लिए जा रहे हैं? इसके नाम से। तो ये क्या है? एक एंटिटी, ठीक है। समझ आया एंटिटी क्या होती है? यानी कि कोई भी ऐसा बिजनेस या पर्सन या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आपको एक थर्ड चैप्टर में कॉन्सेप्ट भी आएगा, दैट इज बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। इसी टर्म के ऊपर बेस है। तो आप एंटिटी का मतलब समझ गए होंगे। यहाँ पर ये भी लिखा है कि दैट कैन ओन थिंग्स एंड परफॉर्म फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, ठीक है। मैं आपको ना थोड़ा डेफिनेशन और थोड़ा एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊंगी, ठीक है। आप इसे इजीली समझ जाना, बाकी आप नोट से तो पढ़ ही रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। सेकेंड है आपका बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब ये होता है कि आप अपने बिजनेस में, आप हो, ठीक है, ये कोई भी दूसरा इंसान है, आप दोनों के बीच में कुछ भी ऐसा एक्सचेंज होना, चाहे वो गुड्स हो, मनी हो, जिसका अफेक्ट बिजनेस को होगा, वो होता है बिजनेस ट्रांजैक्शन, ठीक है। अगर आप हो और थर्ड पार्टी के बीच में कुछ भी एक्सचेंज होता है, चाहे वो गुड से रिलेटेड हो, सर्विस से या मनी से, लेकिन अगर वो 3 चीजें, वो जो भी चीज है वो बिजनेस से बिलोंग करती हो, ठीक है, तो वो बिजनेस ट्रांजैक्शन माना जाएगा। समझ में आया? ओके, ग्रेट। थर्ड टर्म जो हम पढ़ेंगे दैट इज इवेंट। तो इवेंट का मतलब होता है कोई भी अकरेंस हैपनिंग, मतलब कोई भी घटना भी आपके बिजनेस में हो रही है। इवेंट वही होता है, जो भी घटना आपके बिजनेस में हो रही है उनको हम इवेंट कहते हैं बेसिकली। अब इसमें ये भी चीज देखी जाती है कि ये जो घटना हुई है ये अब बिजनेस को अफेक्ट करेगी। मान लो आपका जो ओनर है, इसने कोई मैनेजर हायर करा है, तो इससे क्या बिजनेस को अफेक्ट पड़ेगा? तुम खुद सोच के बताओ। इसने मैनेजर हायर करा है तो क्या हो गया? पर बिजनेस में कुछ इनकम बढ़ रही है या कुछ खर्चा हुआ, लेकिन अगर इसको तुम सैलरी दोगे तो वो जरूर बिजनेस को अफेक्ट करेगा, क्योंकि एक्सपेंस है, पैसे जा रहे हैं। तो ये चीज जो होगी, इसकी सैलरी जो होगी वो रिकॉर्ड करी जाएगी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। बुक्स ऑफ अकाउंट का मतलब ये है जहाँ पर ट्रांजेक्शन, जो भी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन होते हैं वो रिकॉर्ड करे जाते हैं। तो इसकी सैलरी को रिकॉर्ड करा जाएगा या मैनेजर को नहीं, कोई भी घटना जो कि बिजनेस में होती है। ओके,
आगे बढ़ते हैं हम फोर्थ टर्म, दैट इज अकाउंट। का मतलब यही होता है कि सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होना सभी ट्रांजेक्शंस का, जो भी ट्रांजेक्शन जुड़े हुए हैं किसी पर्टिकुलर पर्सन से, एसेट से, लाइबिलिटी, इनकम या एक्सपेंस, इन सब का मतलब मैं आपको बताऊंगी, आगे ये टर्म्स आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर बने रहो, आपको समझ आ जाएगा। तो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ। अकाउंट का मतलब होता है कि एक ऐसा रिकॉर्ड जिसमें कि आपके कैश, बैंक, फर्नीचर के बिजनेस से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन हो ना, उन सबको यहाँ पर रिकॉर्ड करा जाता है, वो होता है अकाउंट। लो बिजनेस में जैसे 5,000 का कैश आया, 5,000 का रेंट गया, है ना, 1,000 का इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह कुछ भी जो भी ट्रांजेक्शन हुए, या 50,000 की सेल्स हुई, है ना, तो ये सब क्या होगा, ये जो भी तुम्हारा पास से कैश जा रहा है, तो ये सब किससे जुड़े हुए आइटम, कैश से। तो ये जितना भी है ना, तो कैश का एक अकाउंट बनेगा, उसमें ये सब चीजें जो भी रिकॉर्ड करी जाएगी, दैट इज अकाउंट। ठीक है, अगर फर्नीचर से रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन होगा तो फर्नीचर अकाउंट में जाएगा, है ना, और सैलरी से जुड़ा कोई ट्रांजेक्शन होगा वो सैलरी में जाएगा, सेल्स से जुड़ा होगा वो सेल्स में जाएगा, ऐसे करके इसमें ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करा जाता है, वो होता है आपका अकाउंट। समझ में आया? अब हम बात करते हैं हमारा जो फिफ्थ है, दैट इज कैपिटल। मान लो तुम हो कंपनी के ओनर, ओके, हमारा बिजनेस। अब ये बिजनेस के पास ऑटोमेटिकली एसेट्स, लाइबिलिटीज जनरेट तो नहीं हो जाएगी। ठीक है, कंगला है अभी ये दुकान पे, कोई भी ऐसे तुमने दुकान लगा ली, पटाखों की दुकान लगा ली, को इसमें जो सामान लाओगे तुम, किसी पैसों का तो आएगा ही, है कि नहीं? तो ये जो पैसों का जो तुम सामान ला रहे हो, वो सामान हो गया तुम्हारा एसेट, कोई भी आइटम या कुछ भी ऐसा जो कि आपके बिजनेस को इन फ्यूचर कमाने में मदद करता है, जनरेट करने में इनकम, वो होता है आपका एसेट। ठीक है, ठीक है, आप अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो, वही चीज है कैपिटल। ये जो एसेट, आपका ये जो रुपया है, ये क्या होगा, ये सारा का सारा आपका कैपिटल ही होगा। समझ में आया कि कैपिटल क्या होता है? ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप का एक केस होता है, कैपिटल सोल प्रोप्राइटर इन्वेस्ट करता है, पार्टनरशिप में पार्टनर्स इन्वेस्ट करते हैं, कंपनीज में शेयर होल्डर्स इन्वेस्ट करते हैं। इसका ये फॉर्मूला याद रखना, इन फ्यूचर तुम्हारे काम आएगा, दैट इज कैपिटल इज इक्वल्स टू एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। ये फॉर्मूला है कैपिटल का, ये याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके जरिए ना एसेट्स भी आप इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हो, ठीक है, और लायबिलिटीज भी आप इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हो। तो आपका फॉर्मूला है ये कैपिटल सी मान लो, ठीक है, एसेट्स को आप ए मान लो, माइनस लायबिलिटीज को आप एल मान लेते हैं। ठीक है, आपको एसेट्स निकालने बोले तो आप कैसे निकाल दोगे? कैपिटल को आप इधर राइट हैंड साइड ले आओगे, कैपिटल इधर आएगा माइनस में, और लायबिलिटीज माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो कैपिटल प्लस लायबिलिटीज से आप क्या निकाल सकते हो? एसेट्स निकाल सकते हो। ठीक है, अब उसी तरीके से अगर आपको लायबिलिटीज निकालनी है तो लायबिलिटीज निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो? कैपिटल इधर लाया, ठीक है, उसमें से आप माइनस कर दो एसेट्स, तो आपकी लायबिलिटीज आ जाएंगी। ओके, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है, एमसीक्यू में भी आ जाता है कि बताओ इसका फॉर्मूला वगैरह। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं, दैट इज ड्राइंग्स। का मतलब होता है वो कैश या गुड्स या दूसरे एसेट जो भी ओनर निकालते हैं बिजनेस के। सपोज ये तुम्हारा बिजनेस है, ओके, तुम इसके ओनर हो। ऐसा शुरू में तो बिजनेस और ओनर को ना अलग अलग समझा जाता है। एक ओनर जो होता है वो अपने बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए, याद रखना, किसके लिए? पर्सनल यूज के लिए। अगर क्वेश्चन में बोला जाए कि पर्सनल यूज के लिए ये लेके गया वो लेके गया, समझ लेना उसने ड्राइंग करी है। ठीक है, तो पर्सनल यूज के लिए अगर बिजनेस से कुछ भी लेता है ओनर, दैट इज ड्राइंग। समझ में आया? आई होप समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, दैट इज लायबिलिटी। लायबिलिटीज का मतलब होता है कुछ भी उधार या ऑब्लिगेशन बिजनेस का जो कि आपको फ्यूचर में पे करना है। आपका बिजनेस, अब ऐसा तो नहीं है कि बहुत सारा पैसा है आपके पास, आपने 2 लाख के आपके पास आपने इन्वेस्ट कर दिया, बट बिजनेस तो बिजनेस है ना भाई, फ्यूचर में किसको पैसे की जरूरत नहीं पड़ती, इंसान तो इंसान है, बिजनेस को तो होती ही होगी भाई, है कि नहीं? तो बिजनेस को भी आगे फ्यूचर में काम चलाने के लिए पैसे उधार लेने पड़ते हैं। ठीक है, पैसे ले या कुछ भी गुड्स ले, कुछ उधार लिया ना, ये उसके ऊपर क्या बन गई? लायबिलिटी बन गई। क्या बन गई? एक लायबिलिटी, यानी कि एक कर्जा। समझे ना, उधार, आप इसको हिंदी में कह लो कर्जा, ठीक है ना, उधार कुछ मजा। लायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि कोई भी डेट या फिर ऑब्लिगेशन, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ना। लायबिलिटीज ना 2 तरह की होती है, कितने तरह की? 2 तरह की होती है, याद रखना। एक होती है नॉन करंट, जिसको हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटी भी कहते हैं, और एक होती है आपकी करंट लायबिलिटी। आगे बढ़ाती है, पहले हम समझते हैं नॉन करंट लायबिलिटी क्या होती है। तो जैसे कि नाम से समझ आ रहा है, नॉन करंट यानी कि जो लंबे अरसे तक चलेगी, तो 12 महीने में तरीके से ज्यादा अगर तुमने किसी से उधार लिया हुआ है तो वो नॉन करंट लायबिलिटी बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, ये है मोहन ने 1 अप्रैल को 26 को इसने उधार लिया मीना से। इसने मीना ने बोल दिया कि चल ठीक है, तो 2 साल बाद ये चुका दियो। उधार इसने लिया 2 लाख रुपए का, इसने बोला 2 साल तक मैं टाइम दे तेरे को, 2 साल तक तो मेरा आधा किस्तों में देता रहेगा, कैश दे दिया पूरा। तो 2028 में ये वापस लेने आ जाती है और बन जाता है कि है मैंने तो उधार लिया, बोला तूने मेरे से नॉन करंट लायबिलिटी ली है। इसने झाड़ दी इंग्लिश के वर्ड्स कि तूने मेरे से एनसीएल लिया है, नॉन करंट लायबिलिटी। कहता है वो कहाँ हो गए?
तो ये बोलती हैं कि भाई तूने मेरे से उधार लिया था अप्रैल 2026 में, है ना, और उधार को तेरे हो गए पूरे 12 महीने पूरे, और 12 महीने से ज्यादा हो गए, जिसको हम कहते हैं नॉन करंट लायबिलिटी। समझ में आ गया? नॉन करंट लायबिलिटी, जो भी उधार आपका 12 महीने से ऊपर का होता है, दैट इज नॉन करंट लायबिलिटी। समझ आ गया? क्लियर है? ओके ग्रेट। तो जैसे कि इसमें एग्जांपल आपको देखने को मिलेंगे, लॉन्ग टर्म बैंक लोन, डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म बोरिंग यानी कि लॉन्ग टर्म का उधार आपकी जगह आती है, दैट इज करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी का मतलब होता है वो लायबिलिटी जिनका एक्सपेक्टेशन है जिसकी कि ये विद इन 1 ईयर या विद इन 12 मंथ इतने में पे कर दी जाएगी, जो कि नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल है। मान लो तुमने ₹30,000 के गुड्स को परचेज करा, ठीक है, गुड्स को तुमने परचेज करा। अब तुमने परचेज करा तो जिससे तुमने परचेज करा वो तुम्हारे लिए क्या हो गया? क्रेडिट। ये जो क्रेडिट है ना, ये आपका क्या है? करंट लायबिलिटी। क्यों? क्योंकि ये जो आपने खरीदा है, ये जो भी आपने गुड्स खरीदा है, ये आपका खर्चा है आपके विद इन ऑपरेटिंग साइकिल में चलने वाला खर्चा है आपका ये, कि यानी कि आपके पूरे साल में ना एक साइकिल चलती रहती है कि गुड्स खरीदो, बेचना, आपकी पेमेंट, फिर उसका खरीदो, फिर बेचना, फिर पेमेंट। ठीक है, हाँ भाई आपकी क्रेडिट जो है ना करंट लायबिलिटी, क्योंकि आप इसको पे करोगे और क्रेडिट भी आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको उसको 12 महीने के अंदर ही अंदर आप इसको उसकी पेमेंट जो है वापस कर दोगे, वो होता है आपका करंट लायबिलिटी। समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं। सेकंड एट आपकी टर्म आती है दैट इज एसेट्स। का मतलब होता है वो सारे रिसोर्सेज जो कि ओन है या फिर कंट्रोल करा जाता है बिजनेस के द्वारा, दैट हैव मॉनेटरी वैल्यू एंड प्रोवाइड इकोनॉमिक बेनिफिट। तो कोई भी चीज जो कि बिजनेस को मदद करती है फ्यूचर में अर्न करनी, दैट इज एसेट्स। ओके, अब देखो तुम्हारा बिजनेस है, एक है बिजनेस, ओके, बेकरी का बिजनेस। किसका बिजनेस? बेकरी का बिजनेस। अब बेकरी बनाने में ना आपकी मशीन लगेगी, फ्रिज लगेगा, है कि नहीं? फ्रिज लगेगा, बेकरी बनाने वो कुकीज बनाने के लिए आपके ये आटा लगेगा, चीनी लगेगी, कितना सारा सामान लगेगा, राइट? बहुत सारा सामान लगेगा। तो ये जो बेकरी को चलाने के लिए ये जितने भी सामान की जरूरत पड़ रही है, जिनसे आप एक फिनिश प्रोडक्ट तैयार करोगे, ठीक है, जो कि आपको मदद करेगा इन फ्यूचर अर्न करने में, वो सारी चीजें एसेट्स है। क्या है वो सारी चीजें? एसेट्स है। समझ में आया? एसेट्स है। देखो ये है आपकी बेकरी का एग्जांपल लेते हैं। अब बेकरी में आपके पास फ्रिज है, क्या है? फ्रिज है। फ्रिज क्या रखेगा? चीजों को ठंडा रखेगा, है ना? जो भी आप सामान लाओगे कुकीज को बनाने के लिए, आटा, चीनी, जो भी लगता है, चॉकलेट वगैरह, वो ये भी एसेट है, ये भी एसेट है। ऐसा क्यों? फ्रिज आपका लंबे टाइम तक काम करेगा और ये जो होगी आपको एक फिनिश प्रोडक्ट तैयार करके देंगी, जिससे कि आप फ्यूचर में अगर आपको सेल करते हो तो आपको पैसे मिलेंगे, राइट? और ये प्रोडक्ट किसकी मदद से बना? इसकी वजह से, इसकी मदद से, है कि नहीं? फ्रिज आपको कैसे मदद करेगा फ्यूचर इनकम जनरेट करने में? भाई अगर आप कुछ भी सामान बना के रख देते हो, ठीक है, तो वो स्टोर किसमें होगा? फ्रिज में तो होगा। चलो दूसरे एग्जांपल की बात करते हैं। दूसरे एग्जांपल जैसे कि मान लो एक टेलर की शॉप है, ठीक है, एक टेलर है, उसकी शॉप है, तो इसके लिए जो स्विंग मशीन आती है उससे ही कपड़े सिलता है कि नहीं? उससे कपड़े सिलता है। ये जो स्विंग मशीन है उसके लिए क्या हो गई? एसेट हो गई, क्योंकि इसकी मदद से वो कपड़े सिल रहा है और वो क्या करेगा? इसकी मदद से कपड़े सिल के वो क्या करेगा? पैसे कमाएगा बेचारा, है कि नहीं? समझ में आया? एसेट का मतलब वो चीज जो कि बिजनेस की खुद की हो, ये याद रखना। ये जो स्विंग मशीन है ये बिजनेस खुद की है, ठीक है, और ये किससे बिलोंग करती है? उसके ओनर से, या फिर बिजनेस आप कह सकते हो, उसकी दुकान से बिलोंग करती है ना मशीन। कल कोई कहीं पे पड़ी मिल जाए तो लोग पूछेंगे हाँ भाई कहाँ की है, तो बोलेगा हाँ भाई इस दुकान की, वो बिजनेस से बिलोंग करती हो, और ये जो कि फ्यूचर में अर्न कराने में मदद करे। ये सब इसमें लिखा हुआ है, समझ आने का यूज करें, समझ आ जाएगा। दैट हेल्प इन अर्न इनकम और रन इट ऑपरेशन। अब ये टेंजिबल, इंटेंजिबल और फिक्टिशियस भी हो सकते हैं। टेंजिबल का मतलब होता है वो एसेट जिनको आप देख सकते हो, छू सकते हो, फील कर सकते हो। इंटेंजिबल का मतलब होता है वो एसेट जिनको आप देख नहीं सकते, ना छू सकते हो, और ना ही आप, और हाँ, इनको फील करा जा सकता है एक तरीके से। फिक्टिशियस का मतलब होता है दिखावटी, ठीक है? क्या होता है फिक्टिशियस का मतलब? दिखावटी। अब इसके साथ में यहाँ देखो एसेट की ना कम ही है, इसके 3 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं एसेट के। एक होता है नॉन करंट एसेट्स, एक होता है करंट एसेट्स, और एक होता है आपका फिक्टिशियस एसेट। अब नॉन करंट एसेट, नॉन करंट लायबिलिटीज, ये आप सही पकड़ रहे हो। तो एनसीए जो नॉन करंट एसेट्स क्या होती हैं, इसको आप थोड़ा और अच्छे से मैं ना सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा देती हूँ। वो एसेट्स जो कि बिजनेस के पास लंबे टाइम से, मतलब 1 साल से ज्यादा, ठीक है, रह रहे हो, या फिर 1 साल से ज्यादा एक बिजनेस जो होता है वो इन एसेट्स को यूज करता है, ठीक है, और इन्हें ना आप रीसेल के लिए नहीं खरीदते हो। रीसेल के लिए नहीं खरीदते हो आप कैसे? मतलब समझे नहीं? ओके मैं समझाती हूँ। ये देखो तुम्हारा है, जैसे कि मैंने बेकरी का एग्जांपल दिया था, याद है? उसमें मैंने फ्रिज बताया था। तो उसने फ्रिज खरीदा, अब उसने केक वेक बना के वो ना फ्रिज में रख देती, ठीक है। अब ये फ्रिज इसने बेचने के लिए खरीदा था क्या? अब क्या ये फ्रिज एक बार में इसने खरीद लिया और एक बार में बेच देगी क्या? 1 साल के अंदर ही अंदर क्यों बेचेगी भाई? वो तो मुझे लग रहा है इतनी अच्छी हुई वो बेच देगी फ्रिज, अच्छा खासा क्यों बेचेगी? अब इस जो इसने फ्रिज खरीदा है ना, ये इसके लिए नॉन करंट एसेट है, क्योंकि ये बिजनेस के पास एक लंबे टाइम के लिए रहेगा, है ना, लंबे टाइम तक के लिए ये बिजनेस की मदद करेगा। और ये रीसेल के लिए नहीं खरीदा, ये इसलिए खरीदा है ताकि ये इससे अपने जो गुड्स है वो सही सलामत रख सके, ठीक है, इससे इसकी गुड्स जो सही सलामत रहे। यही इसका क्या है? एसेट है, एक नॉन करंट एसेट है। अब जो मैंने स्विंग मशीन का एग्जांपल दिया था, के पास ये मशीन है, ठीक है, इसको क्या वो बेच देगा? क्यों बेचेगा? इसी मशीन से तो काम हो रहा है, इसी मशीन से वो कपड़े सिलकर पैसे कमा रहा है। हाँ, अगर याद रखना, अगर एक कंपनी है जो कि सिलाई मशीन बनाती है, उसके लिए जो सिलाई मशीन होगा ना वो करंट एसेट हो जाएगा। अब वो कैसे? देखो ये जो सिलाई मशीन है वो इसको बना के खरीदा तो है इन्होंने, लेकिन रीसेल के लिए, क्योंकि इस बिजनेस का यही काम है कि इसको ये मशीन बेचनी है। बट टेलर के केस में देखिए तो ये स्विंग मशीन से ही अपना खर्चा चला रहा है, स्विंग मशीन से ये दूसरा प्रोडक्ट तैयार कर रहा है और उसको बेच रहा है, उससे इनकम कमा रहा है। तो स्विंग मशीन का जो ये ओनर है, इसके लिए ये जो एसेट है ना नॉन करंट एसेट, ये उसके लिए क्या है? एक उसके लिए नॉन करंट एसेट है। और अगर हम स्विंग मशीन बेचने वालों की बात करें तो उनके लिए करंट एसेट है। अब करंट एसेट को समझा के मैं आपको और कंफ्यूजन क्लियर कर देती हूँ। करंट एसेट का मतलब होता है वो एसेट जिनको आप कैश में कन्वर्ट कर देते हो 12 महीनों में। जो मैंने स्विंग मशीन का एग्जांपल दिया था, तो ये जो सिलाई मशीन बेचने वाली कंपनी है, उनका यही काम है कि उनको ये सिलाई मशीन बेचनी है कि नहीं? क्या बेचनी है? सिलाई मशीन उन्हें बेचनी है। तो ये सिलाई मशीन उनके लिए क्या होगी? करंट एसेट, क्योंकि इस एसेट को इन्होंने 12 महीनों के अंदर इसे कैश में कन्वर्ट कर देना है। इसको किसमें कन्वर्ट कर देना है? इस मशीन को उन्होंने कैश में कन्वर्ट कर देना है। और रही बात अगर मैं टेलर की बोलूँ, तो टेलर ने ये मशीन को यूज करा और इस मशीन से कपड़ा तैयार करा। अब ये जो कपड़ा होगा ना, ये उसके लिए करंट एसेट होगा, क्योंकि इस कपड़े को उसको 12 महीनों के अंदर कैश में कन्वर्ट कर देना है।
समझ में आया? हो रहा है क्लियर? ठीक है, तो आई होप आपको ये जो थोड़ा बहुत मैंने बताया था वो क्लियर हो गया होगा कि नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स में क्या फर्क है। और करंट एसेट्स जो होते हैं ना वो रीसेल के लिए ही होते हैं, लेकिन नॉन करंट एसेट्स रीसेल के लिए नहीं होते। अब इसमें एग्जांपल देखो बच्चों, पहले नॉन करंट एसेट्स का प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, ये जो है ना ये प्लांट एंड मशीनरी। आप देखो प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर, आप इनको देख सकते हो, छू सकते हो, फील कर सकते हो, राइट? ये जो है ना ये टेंजिबल एसेट है। क्या है? टेंजिबल एसेट है। और वही ये सॉफ्टवेयर, गुडविल, प्रीमिसेस तो सॉरी टेंजिबल है, सॉफ्टवेयर, गुडविल, पेटेंट भी होता है। ये जो होते हैं ना इंटेंजिबल एसेट होते हैं। क्यों? क्योंकि देखो ये प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर इनको छुआ जा सकता है, लेकिन गुडविल, सॉफ्टवेयर, आपने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वगैरह पढ़ा होगा ना, सॉफ्टवेयर आपको पता है, सॉफ्टवेयर तो पता ही होगा, छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि इसको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, है कि नहीं? उसी तरीके से ये जो सॉफ्टवेयर, गुडविल होते हैं आप इनको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। समझ में आ गया? होते हैं टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट, ठीक है? और हाँ, करंट एसेट्स में आपकी डेटर्स भी आती हैं, बिल्स रिसीवेबल, अक्रूड इनकम, प्रीपेड, ये सब मैं आपको आगे मैं टर्म्स हैं उनसे मैं आपको क्लियर कर दूंगी। आप इन्हें पढ़ लीजिए, थोड़े से फैमिलियर हो लीजिए कि हाँ ये किसके टर्म्स हैं किसके नहीं। अब हम फिक्टिशियस एसेट्स की बात करते हैं। तो फिक्टिशियस एसेट्स ना वो एसेट्स होती हैं जो कि ना तो टेंजिबल होती हैं और ना ही इंटेंजिबल होते हैं, ठीक है? ये ना लॉस या एक्सपेंसेस को दिखाती हैं। अब देखो आपको समझ नहीं आ रहा, मैं एक ना आपको अच्छा खासा एग्जांपल देती हूँ। इसका एग्जांपल है दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तुम ना मान लो तुम एक टीवी देखते हो, इसके तुमने ना ऐड भिजवा दी टीवी पे कि हाँ ये टीवी है हमारा अच्छा है। तो इस ऐड में तुम्हारा मान लो 5 लाख का खर्चा आया, 5 लाख का तुम्हारा खर्चा आया इस ऐड को टेलीकास्ट करने में। तो क्या ये 5 लाख एक साल का ही खर्चा हो गया? बताओ, तुमने ये ऐड दी, अब ये ऐड कितनी बार चलेगी टीवी पे, कितने साल चलेगी टीवी पे, तुम्हें अंदाजा है? नहीं। और इस ऐड को देख के इन फ्यूचर कितने लोग तुम्हारे पास आएंगे इस टीवी को लेने, इसका तुम्हें अंदाजा है? नहीं। तो ये क्या जो ऐड होगी वो एक साल के खर्चे में आपको क्या लगता है एक साल के खर्चे में आप इसको रिटर्न ऑफ कर दो? नहीं बच्चों, 5 लाख की ऐड हुआ कम से कम 5 साल, यानी कि आप इसको ना 1-1 लाख करके आप इसको राइट ऑफ करो। इसका एक अलग से आपका एसेट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करके अकाउंट बनेगा, उसमें आप इसको ना 1 लाख से डिडक्ट करते जाओ, अमाउंट होगा वो डिडक्ट होता रहेगा, एक्सपेंस ये होगा ये खत्म होता रहेगा। ये जो है ना ये आपका क्या है? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब इसको लेकिन एक सेकंड, ये तो एसेट है और आप एक्सपेंडिचर बता रही हो, तो देखो बच्चों ये एसेट ही है एक तरीके से। क्यों? खर्चा तो हो गया, 5 लाख का खर्चा तो हो गया, बट क्या ये 5 लाख का खर्चा माना जाएगा? क्योंकि आपको इन फ्यूचर प्रॉफिट दिलाएगा। इन फ्यूचर कई लोग तुम्हारी टीवी पर ऐड देखेंगे इस टीवी को लेके और वही लोग तुम्हारी शॉप पर आएंगे, तो ये किसकी मदद से? ऐड की मदद से। और मैंने एसेट्स क्या कहा था? एसेट्स वो थे जो कि आपको इनकम जनरेट करने में हेल्प करते हैं। तो क्या ये समझ रहे हैं ना कि ये एसेट ही तो हुई कि आपको इनकम जनरेट करने में मदद कर रही है दिखावटी, है ना? हुआ खर्चा, बट क्या वो खर्चा 1 साल का पूरा माना जाएगा? नहीं, वो जो खर्चा होगा वो एक एसेट की तरह देखा जाएगा, क्योंकि वो खर्चा आपको इन फ्यूचर हेल्प करेगा अर्न करने में। गॉट इट? आगे जो टर्म्स हैं आगे हम कर पढ़ते हैं, आगे बहुत सी चीजें आपको पढ़नी है, ठीक है? 31 टर्म्स है, पूरी 31 की 31 करवाऊंगी, बिना टेंशन फ्री हुए। आप बस वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, बताइए मुझे कैसा लगा कैसा नहीं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।